हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ बीन गिवन बाय सटन एंड बावेरी इन 1902, और मैंने बताया था कि वो लोग स्टडी कर रहे थे मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, और वहाँ पे फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसीलिए इसको नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टूडेंट, राइट। और उनका ये लॉजिक था कि जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर्स, जिसको बोल रहे हैं जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन क्रोमोसोम। तो जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तभी जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर ट्रांसफर होगा। तो उनका एक्सप्लेनेशन क्या था? अकॉर्डिंग टू सटन एंड बावेरी, पेयरिंग एंड separation of chromosomes causes segregation of genes, that is also called Mendelian factor. So student, according to Sutton and Boveri, pairing and separation of chromosomes क्या cause करेगा? Segregation of genes, that is Mendelian factor. Correct? So student, Sutton and Boveri ने explain किया कि pairing and separation of chromosome causes segregation of genes, that is Mendelian factor। क्योंकि मेंडल के ज़माने में जीन्स की जानकारी नहीं थी, उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। तो क्रोमोसोम का जब सेग्रीगेशन और सेपरेशन होगा तभी जीन्स का सेग्रीगेशन होगा। वाई दिस सो? बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो दिस वाज द पॉइंट। और फाइनली क्या हुआ? वन मोर पॉइंट वी कैन एड हियर। फाइनली सटन एंड बावेरी ने स्टैब्लिश किया, क्या स्टैब्लिश किया उन्होंने? पैरेलल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। उनका कंक्लूजन ये था कि जीन्स और क्रोमोसोम दोनों पैरेलल रिलेशनशिप शो करते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो यू कैन नोट डाउन दैट बोथ जीन्स and chromosomes shows parallel relationship. Clear? Both genes and chromosome shows parallel relationship, student. So you can note down the content. अब हम लोग उस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो सटन एंड बावेरी ने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन किया, और फाइनल उनका क्या कंक्लूजन था उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका है कि सटन एंड बावेरी का फाइनल जो रिजल्ट था वो ये था, जीन्स एंड क्रोमोसोम शोज पैरेलल रिलेशनशिप, स्टूडेंट। तो क्या उनका कंक्लूजन था? बोथ जीन्स एंड chromosomes are found in pairs, दोनों पेयर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स segregate. Student, segregate means
separate during gamete formation. Separates during gametes formation. Next, both genes and chromosomes transfer from generation to generation. आइए इस पॉइंट को आप मेरे साथ याद कर सकते हैं. ये पॉइंट्स क्या शो करता है? ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट शो कर रहे हैं पैरेलल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. ये कंक्लूजन था सटन एंड बावेरी के थ्योरी का, विच वॉज गिवन इन 1902. उनका कंक्लूजन था बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स. दोनों पेयर्स में पाए जाते हैं, जो पैरेलल रिलेशनशिप को शो कर रहा है. बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. जब गैमीट फॉर्मेशन होता है दोनों सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं. बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जीन्स भी ट्रांसफर होता है, क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होता है. ओबियसली जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, और जीन्स क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है स्टूडेंट, जिसको आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड लोकस, और उसका प्लूरल फॉर्म है लोसाई. तो जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तभी जीन्स ट्रांसफर होगा. तो ये उनके कुछ पॉइंट्स थे, और भी पॉइंट्स हम लोग नोट करने जा रहे हैं. सो ऑल दीज पॉइंट शोज पैरेलल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट पॉइंट था बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स फॉलो law of segregation. And next was both follow law of independent assortment. So student, next point उनका क्या था कि both genes and chromosomes follow law of segregation. You know, law of segregation or principle of segregation is first principle or law that has been given by Mendel. Mendel के थ्रू पहला जो प्रिंसिपल प्रपोज किया गया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आफ्टर दैट बोथ फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं, मीन्स जीन्स हो या क्रोमोसोम हो, दोनों इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग, मीन्स इंडिपेंडेंट उनका ट्रांसफर होता है. तो ये थ्योरी है स्टूडेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, that is linkage and recombination. Next heading student, linkage and recombination. देखिए, साइंस में एक रिसर्च हो जाता है, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में फर्दर फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, न्यू फाइंडिंग्स होती हैं, फिर उसको बेसिस बना के नेक्स्ट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर्क करते हैं. तो लगातार उस पर काम चलता रहता है और कुछ नई चीज़ें सामने आती रहती हैं. क्रोमोसोमल थ्योरी अभी आपने पढ़ा, दैट हैज़ बीन गिवन बाय सटन एंड बावेरी. याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद दूसरा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आते हैं, टी.एच. मॉर्गन और उनके कलीग्स. वो उसी काम को आगे बढ़ाते हैं और वो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और डिस्कवर करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो फिनोमेना है, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन एंड हिज कलीग्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट. और 2019 में नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से आया था, और ये बहुत बड़ी बात है. 8 नंबर का क्वेश्चन एक टॉपिक से आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाई टी.एच. मॉर्गन इन 1910 में. देखिए 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एंडेस दिया गया, उसी सीक्वेंस में काम हुआ, और 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का. टी.एच. मॉर्गन एंड हिज colleagues by working on Drosophila melanogaster, that is also called fruit fly और येलो फ्लाई भी इसको कभी कभी बोलते हैं, राइट. तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन 1910 एंड हिज कलीग्स बाय वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर. इनका मॉडल था एनिमल जिस पे इन्होंने काम किया. ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई और येलो फ्लाई. स्टूडेंट आपने देखा होगा, आई थिंक यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड over-ripened fruits, a big yellow color fly hovering over over-ripened fruits, and that is called fruit fly or yellow fly, right. So since it is generally observed hovering over over-ripened fruits, so it is fruit fly, and it appears yellow, so it is yellow fly also, right. तो ये इनका मॉडल था. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 4 पेयर्स, यानी फ्रूट फ्लाई में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं. ये बिल्कुल याद रखिएगा, काम आएगा आपको. और 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मीन्स टोटल 8 क्रोमोसोम्स आर फाउंड स्टूडेंट. सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट. सो टी.एच. मॉर्गन एंड हिज कलीग्स. So student T.H. Morgan, what was T.H. Morgan work? So T.H. Morgan performed experimental verification of Sutton and Boveri theory of inheritance. 1 point. Next is they had discovered basis of variations. Basis of variations, that is produced during sexual reproduction. सो स्टूडेंट देखिए, ये कंक्लूजन है पॉइंट्स का, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा. टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया और उनके कलीग्स ने क्या किया. टी.एच. मॉर्गन परफॉर्म एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज गिवन बाय सटन बावेरी, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इन्होंने किया. और साथ में क्या इन्होंने लेट किया, क्या डिस्कवर्ड किया. दे डिस्कवर्ड बेसिस ऑफ वेरिएशंस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये लोग ये पता लगाने में
सक्सेस हुए कि जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू गैमीट फॉर्मेशन वो कैसे बनते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टॉपिक समझने में स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट और एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते हुए खुद भी चलेंगे जिससे आपको धीरे धीरे पूरा टॉपिक और पूरा चैप्टर फाइनली पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच में केयरलेस हो जाते हैं, प्रॉपरली नहीं समझते हैं, तो फिर वो लिंक ख़त्म हो जाता है, फिर आगे भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम सस्टेन रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या मॉडल था जिस पे टी.एच. मॉर्गन ने वर्क किया? मॉडल है उनका स्टूडेंट ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, जो कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या होता है 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये क्वेश्चन बनता है वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला एज इज एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आइए इसको डिस्कस हम लोग करते हैं। वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला, उनने ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला, क्यों सेलेक्ट किया उन्होंने स्टूडेंट? देखिए इसमें बहुत सारे रीज़न थे, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई ही हैड सेलेक्टेड, फर्स्ट ड्रोसोफिला अंडरलाइन करेंगे क्योंकि साइंटिफिक नेम है, जितनी बार बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे। ड्रोसोफिला कैन बी easily grown, इसको कल्चर भी बोल सकते हैं, ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, it is of 2 weeks, which gives early results। स्टूडेंट देखिए दो रीज़न तो आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है। क्या हम लोगों का क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि वाई टी.एच. मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो उसका आंसर है पहला, ड्रोसोफिला कैन बी इजीली ग्रोन और कल्चर ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। ड्रोसोफिला को बहुत ही सिंपल और कल्चर मीडियम में, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में आप कल्चर कर सकते हैं, आराम से ग्रो करा सकते हैं। इट इज़ नॉट टिपिकल। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल इसका बहुत शॉर्ट होता है स्टूडेंट, इट इज़ ऑफ 2 वीक्स ओनली। तो 2 वीक्स का लाइफ साइकिल होने से 14 दिन बाद ही रिजल्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अगर वो ऐसे एनिमल्स को लेते हैं जिसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है तो पता चलता 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में रिजल्ट आ रहा है, तब तक एक रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। तो ये दो रीज़न अभी आप नोट करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ड्रोसोफिला कैन बी easily grown in simple synthetic medium, there is no problem, and its life span is very short, which gives early result student। नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें? आफ्टर सिंगल क्रॉस number of Drosophila are produced। Next is there is sexual dimorphism, female can be easily
distinguished from male. ओके कैसे? फीमेल ड्रोसोफिला is large, having ovipositor सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आफ्टर सिंगल क्रॉस, ड्रोसोफिला मेल और फीमेल क्रॉस कराते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ड्रोसोफिला आर प्रोड्यूस, बहुत सारे ड्रोसोफिला प्रोड्यूस जाते हैं जिसमें बहुत ईजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट ट्रेट्स. देयर इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. स्टूडेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब आप समझ चुके हैं. मेल एंड फीमेल कैन बी ईजिली डिफ्रेंशिएटेड. द ग्रुप ऑफ एनिमल्स in which male and female can be easily distinguished or called sexual dimorphism. And इस केस में क्या है? ड्रोसोफिला के केस में फीमेल इज comparatively larger, having large body, male is shorter, and female Drosophila have ovipositor in its posterior end, जहाँ पे ये इसमें eggs कलेक्ट करते हैं. तो so it is called ovipositor. Ovipositor is found in female Drosophila. It is absent in case of male Drosophila. Correct? So you can note down the points, student. ये सारे पॉइंट्स आप जरूर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे because these points are very important not only for board but also for competitive exam. Oftenly questions आते हैं. Next point is Drosophila have many hereditary variations. Next, it can be easily trapped from ripened fruits or oven ripened fruits. So student, Drosophila consists of many hereditary variations. जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आफ्टर सिंगल क्रॉस बहुत सारे ड्रोसोफिला प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसमें डिफरेंट वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको और आपने उसको याद भी कर लिया होगा कि टी.एच. मॉर्गन ने डिस्कवर्ड किया बेसिस ऑफ वेरिएशंस, यानी वेरिएशंस जो बनते हैं उसके बारे में उन्होंने पता लगाया. तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी हेरिडेटरी वेरिएशंस जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो ये कैसे बने उसका उन्होंने डिस्कवर्ड किया बेसिस और ऑब्जर्व कर सकते हैं. जितना ज़्यादा ड्रोसोफिला क्रॉस के बाद प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा वेरिएशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड इट कैन बी ईजिली ट्रैप फ्रॉम ओवर राइपेंड फ्रूट्स और ripened fruits. मैंने बताया आपको कि दे आर जनरली फाउंड हावरिंग ओवर राइपेंड फ्रूट्स. इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर जनरली फाउंड हावरिंग मीन्स घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए, ऑन ओवर राइपेंड फ्रूट्स, या आप बोल सकते हैं ओवर राइपेंड फ्रूट. फिर 2 बार आपको बोलना पड़ेगा. क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसका रीज़न था, डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉसेस was performed by T.H. Morgan on Drosophila. स्टूडेंट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एम्स में भी क्वेश्चन ये आया हुआ था, BHU PMT में भी आया हुआ था. पहले दोनों एग्ज़ाम अलग से होते थे, अब नीट के साथ हो गए हैं. तो उसमें क्वेश्चन ये था कि एक्सपेरिमेंट ऑफ T.H. मॉर्गन वॉज सिमिलर, यानी जो क्रॉस उन्होंने कराया दैट वॉज सिमिलर टू विच लॉ ऑफ मेंडल. तो मेंडल का 3 लॉज आपने पढ़ा है.
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्वेश्चन यही था कि जो टी.एच. मॉर्गन ने क्रॉसेस कराए ड्रोसोफिला में, वो किस लॉ के सिमिलर था। स्टूडेंट इसका आंसर होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। और टी.एच. मॉर्गन परफॉर्म नंबर ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। तो डाईहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये किसके सिमिलर हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस स्टेटमेंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। टी.एच. मॉर्गन had performed number of dihybrid crosses on Drosophila similar to law of independent assortment given by Mendel. So Drosophila, T.H. Morgan had performed number of dihybrid crosses on Drosophila, अंडरलाइन करेंगे बायोलॉजिकल नेम है, सिमिलर टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन यहाँ पे इनको प्रॉब्लम क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ कि टी.एच. मॉर्गन ऑलवेज फाउंड डेविएशन from Mendelian ideal dihybrid ratio, that is 9:3:3:1। हमेशा इनको 9:3:3:1 से डेविएशन मिला, और वही डेविएशन रीज़न बना इनके डिस्कवरी का स्टूडेंट। तो एंड ऑलवेज फाउंड डेविएशन फ्रॉम Mendelian ideal dihybrid phenotypic ratio, that is 9:3:3:1। हमेशा इनको मेंडल के जो डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 से है, हमेशा इनको डेविएशन मिला स्टूडेंट, राइट। और ये डेविएशन क्यों था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत सारी बातें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।